क्वेश्चन, विश्व जल सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये आंसर आता ही होगा। विश्व जल सप्ताह, व्हेन विल द वर्ल्ड वाटर वीक 2021 बी सेलिब्रेटेड? आपको बताना है कब से कब तक मनाया जाता है। ये ऑप्शंस आर 21 to 27th of August, 23rd to 27th of August, 25 to 31st of August या 1 to 7 September। ओके शिवम मिश्रा जी 23। ऑलराइट, हाँ आंसर सबके आ गए हैं और बी आंसर आप दे रहे हैं जो कि बिल्कुल सही जवाब है। लॉक कर दिया जाए आपका आंसर, है ना? आपका आंसर बी। श्री पराशर जी कह रही है बी। ओके ठीक है, आपका जो आंसर है वो लॉक कर दिया गया और ये जो लॉक किया हुआ आंसर है वो बिल्कुल सही है। दैट इज 23rd to 27th of August। क्या मनाया जाएगा? विश्व जल सप्ताह। विश्व जल सप्ताह दैट मींस वर्ल्ड वाटर वीक। अच्छा, वर्ल्ड वाटर वीक 2021 की अगर हम थीम की बात करें तो बच्चे थीम क्या है? आप में से कोई बता सकता है क्या? बता सकते हैं आप में से थीम क्या है? गुड मॉर्निंग आराध्य तोमर, बलवंत यादव जी, प्रवेश रजक जी, बी आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपके आंसर्स बिल्कुल सही है बच्चे। अगर थीम की हम बात करें तो चलिए देख लेते हैं और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में ही रहने वाला है, तो बिल्कुल पैनिक मत करिएगा कि मैम इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में लिख दिया है। बस इंग्लिश में लिखा जा रहा है बट ये कॉमन रहेगा, ठीक है? बिल्डिंग रेजिलियंस, बिल्डिंग रेजिलियंस, ठीक है, फास्टर, ये है आपकी थीम ऑफ 2021। बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, ये है आपकी थीम 2021। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम प्रसाद रावत जी बिल्कुल ठीक है आपका थीम। माय गवर्नमेंट एक आपका बेसिकली एक साइट है। माय गवर्नमेंट ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च करने के लिए इनमें से किस के साथ समझौता किया है? ओके, इनमें से किसके साथ समझौता किया है? माय गवर्नमेंट हैज टाइड अप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021। पानी का महत्व थी। माय गवर्नमेंट, आपको ये बताना है कि जो माय गवर्नमेंट है, माय गवर्नमेंट ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च करने के लिए इनमें से यानी यूएन मेन, यूएन वुमेन, एचडीएफसी, एसबीआई, इन सब में से किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, समझौता किया है किसको लॉन्च करने के लिए? महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021। एचडीएफसी आंसर आ रहा है भाई, सोच लीजिए, एचडीएफसी आंसर आ रहा है। अंधेरे में तुक्का मत लगाइए, है ना? देखिए, जो माय गवर्नमेंट है उसने हाल ही में ऑप्शन नंबर बी दैट इज यूएन वुमेन के साथ क्या किया है? समझौता किया है, ठीक है, समझौता किया है, टाई अप किया है। किसकी वजह से? महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 की वजह से। आइए जरा हम पहले सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो है आपका माय गवर्नमेंट, माय गवर्नमेंट जैसे कि मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट की साइट है, और दूसरी चीज आती है, दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज किया है अमृत महोत्सव। काफी अमृत महोत्सव जो ये वर्ड है ना वो काफी जो है अभी हाल ही में काफी न्यूज में रहा है ना? आपको पता होगा अमृत महोत्सव के बारे में, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत की आजादी के 75 साल यानी 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है इस साल, ठीक है? इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यानी भारत सरकार ने क्या किया है? लोगों को संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास यानी हमारी जो 75 साल का जो गौरव इतिहास है ना, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये महोत्सव मनाया गया था। इस बार आजादी का अमृत महोत्सव बहुत न्यूज में था, आपको भी इस बारे में पता ही होगा आई होप, ठीक है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च, अच्छा देखिए इसका जो ये जब स्टार्ट किया गया, इनिशिएट किया गया, तो कब किया गया? ये 75 हफ्तों पहले किया गया फॉर द सेम रीजन, क्योंकि ये साल हमारा 75वां आपका जो है स्वतंत्रता दिवस था, है ना? तो उसी के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पूर्व ही इसको क्या कर दिया गया था? लॉन्च कर दिया गया था। किसको? आजादी का अमृत महोत्सव। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर ये
ये पैदल यात्रा थी, आजादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये समारोह स्वतंत्रता की हमारी 75th वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ और 15 अगस्त को समाप्त हो गया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमको क्या करना था, हमको 75th ईयर अपने इंडिपेंडेंस का 75th ईयर सेलिब्रेट करना था और उसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया था, आजादी का अमृत महोत्सव, इसका उद्घाटन किया। कहाँ पे उद्घाटन किया बच्चे? साबरमती आश्रम। कहाँ पे है ये? अहमदाबाद में। कब किया था? 12 मार्च 2021 को। अच्छा, 12 मार्च 2021 को ही क्यों किया? सबसे पहली बात तो 75 हफ्ते यानी 75 वीक पहले इसकी क्या कर दिया गया था, इसका इनॉग्रेशन या उद्घाटन कर दिया गया था। ठीक है बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई? आराध्या तोमर जी, मैम आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, जल्दी से बता दीजिए। HDFC मुख्यालय मुंबई वासुदेव। ओके, HDFC रॉन्ग आंसर है। HDFC रॉन्ग आंसर है बच्चे। जो सही आंसर है वो है आपका UN वुमेन के साथ क्या किया था, इन्होंने समझौता किया था। किसने समझौता किया है? माय गवर्नमेंट ने। किसके लिए किया है? आपके सामने है, महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 के लिए। इतनी बातें आई होप क्लियर हो गई होगी आपको, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आराध्या तोमर जी, आपने एक रिक्वेस्ट करने की बात कही है, तो आप रिक्वेस्ट, आपकी जो भी रिक्वेस्ट आप कर लीजिए। ओके, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जारी ARWU की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? Which among the following is the best university in the world according to the recently released ARWU report? Okay, your options are Cambridge University, then Stanford University, Harvard University और Massachusetts Institute of Technology. Okay, आपको ये बताना है कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी रही अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट दैट इज ऑफ ARWU। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ARWU की फुल फॉर्म क्या है तो देख लीजिए, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, यानी विश्व में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको रैंक किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, जो क्वालिटी वो एकेडमिक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन में, उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसको इस सूची में, इस लिस्ट में क्या किया गया है, रैंक किया गया है। जहां पे मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन चारों में से कोई एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है किसकी? वर्ल्ड की। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी किसको इस रिपोर्ट के हिसाब से टॉप पोजीशन पे स्थान मिला है तो देख लेते हैं। देखिए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है, ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी द आंसर। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ये जो है इस सूची के हिसाब से फर्स्ट पोजीशन पे रहा। ठीक है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की बात करें तो ये सेकंड पोजीशन पे रहा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये थर्ड प्लेस पर रहा, और अगर हम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये फोर्थ प्लेस पे रहा। अच्छा, ये जो सारी ही आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, ये यूनिवर्सिटीज कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से स्थान पर, कौन से प्लेस पे लोकेटेड है, तो आप देखेंगे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो यूके में है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में है, और बाकी की तीनों स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तीनों ही आपकी कहाँ पे है? यूएस में है। ठीक है, कहाँ पे है बच्चे? यूएस में है। ओके, चलिए। अच्छा, अब आपसे, अब जाहिर सी बात है, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू एनी रिपोर्ट के बारे में पूछा जाता है, सूची के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो जारी करता यानी जिसने रिलीज की है वो लिस्ट, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है ना, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है, किसके, कौन जारी करता है, वो अपने आप में क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, जो जारी करता है ना वो कौन है? शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी, SRC। ठीक है, शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी। ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। SRC जो है उसने इस रिपोर्ट को क्या किया है, बेसिकली इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। जारी करता कौन है? SSC है ना, SRC, सॉरी, शंघाई रैंकिंग, आपका शंघाई
कंसल्टेंसी, ठीक है, शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी, इसने क्या किया है, ये जारी करता है किसका, ARWU का। ARWU स्टैंड्स फॉर एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसके अनुसार से जितने भी वर्ल्ड में विश्वविद्यालय हैं उनकी रैंकिंग की गई है, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे आते हैं आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आपने देख लिया फर्स्ट 4 में इंडिया का तो कहीं नाम है नहीं, तो इसका मतलब कि इंडिया भी इस लिस्ट में कहीं होगा आगे या पीछे, तो देख लेते हैं। अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें कि इंडिया की जब बात होती है और उसमें टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, तो आपका IISc बेंगलुरु जो है, IISc बेंगलुरु जो है वो टॉप पोजीशन पे रहा। ठीक है, टॉप पोजीशन पे कौन सा रहा, IISc बेंगलुरु। ठीक है, इतनी बात आपको याद रहेगी। अच्छा, दूसरे प्लेस पे कौन रहा इस सूची में, अगर हम भारत की बात करें तो आपका रहा कोलकाता यूनिवर्सिटी। ठीक है, कोलकाता यूनिवर्सिटी। ओके, और अगर हम भारत की तीसरे यूनिवर्सिटी की बात करें तो तीसरे नंबर पे आपका रहा कौन, BHU। ठीक है, थर्ड प्लेस पे रहा BHU। तो जब आपसे ARWU की जब इंडिया की रैंकिंग पूछा जाएगा कि इंडिया में शीर्ष कॉलेज या शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी रही, तो आपका आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु। उसके बाद कौन, कोलकाता यूनिवर्सिटी। उसके बाद कौन, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये आपकी रही इंडिया की रैंकिंग। लेकिन जब आपसे वर्ल्ड के टॉप 4 पूछेंगे तो सबसे पहले आपका आ जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद स्टैनफोर्ड, देन कैम्ब्रिज, और उसके बाद अल्टीमेटली आपका क्या आ जाता है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला घरेलू रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन में मेडिजन लॉन्च किया है। वैक्सीन मेडिजन लॉन्च किया, इन मेडिजन नहीं है, ये नाम ही है, नाम है मेडिजन। ठीक है, नाम क्या है, मेडिजन। ओके, चलिए, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड कोविड-19 वैक्सीन, मेडिजन। जो नाम है वैक्सीन का वो क्या है, मेडिजन। ओके, अब आपको बताना है, ये ऑप्शंस है अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ताइवान और पाकिस्तान। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, आप YouTube पर इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करवा दो प्लीज। मेरा आप लॉगिन नहीं हो रहा है, मैंने दीपक सर से बात की है फिर भी नहीं हो रहा। बच्चे YouTube पे अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप एक बार सर से बात कर लीजिए कि क्या आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास ये ऐप पे क्यों नहीं पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है मेरे साथ। ठीक है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, जिसकी वजह से टाइम आपका शिफ्ट नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैं एक बार बात करूंगी सर से कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, बट फिर भी आप एक बार आप खुद ही कांटेक्ट कर लीजिए सर से डायरेक्टली और फिर पूछ लीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और नहीं, अगर आप कोई सोल्यूशन अगर नहीं निकल पाते तो फिर बताइएगा, फिर देखेंगे उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। ठीक है, चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला घरेलू रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन मेडिसिन आपका मेडिजन लॉन्च किया है। रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड कोविड-19 वैक्सीन, मेडिजन, जिसका नाम क्या है, मेडिजन। आपके पास ऑप्शन थे अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ताइवान और पाकिस्तान। आई डोंट थिंक कि अभी तक किसका आंसर आया है। बी आंसर आ रहा है, कजाकिस्तान। बहुत सही, बहुत अच्छे तुक्के मार रहे हैं आप लोग। जय श्री कृष्ण मैम, जय श्री कृष्ण। धर्मेंद्र कुमार जी BA। अच्छा, आप ABCD सारे लिख दीजिए, कोई तो सही होगा ही, है ना। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, दैट इज ताइवान। ठीक है, ताइवान ने अभी हाल ही में अपनी कोविड वैक्सीन जो है लॉन्च कर दिया, जिसका क्या नाम है, मेडिजन नाम है। मेडिजन नाम याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये। अच्छा, अगर ताइवान की हम बात करते हैं तो कैपिटल इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैपिटल यानी राजधानी वो कौन सी है, तापेई। ठीक है, तापेई। उसके बाद इसके प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति कौन है, साई इंग-वेन। ठीक है, अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है यहाँ की, लाई चिंगते। ठीक है, लाई चिंगते। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं जरा इसकी एस्टैब्लिशमेंट की, कब ये स्थापित हुआ था, है ना। इसकी एस्टैब्लिशमेंट की या स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 1 जनवरी को स्थापित हुआ था। कौन से साल में, 1912 में। ठीक है, 1912 में ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका, यानी स्थापना हुई थी इसकी। ऑलराइट, चलिए, ये स्थापना आपका गायब हो गया। ऑलराइट, अगर हम करेंसी की बात करें, मुद्रा की बात करें, तो इसकी जो करेंसी है वो है न्यू
और अगर हम जीडीपी की बात करें, जीडीपी पर कैपिटा की बात करें ताइवान की, है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये रैंक आपका 15th रैंक पर आता है जीडीपी पर कैपिटा के। अगर हम जीडीपी पर कैपिटा के रेफरेंस में बात करें, ताइवान कंट्री की बात करें, तो ये टॉप 15 कंट्रीज में आता है, यानी जो इसकी रैंक है वो 15th रैंक है, ठीक है, 15th रैंक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना, कहीं 15th रैंक छुप तो नहीं क्या? ओके, चलिए देखिए। बिल्कुल AKTU आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं अभी उस बात को डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो फिर मैं डिस्कस अभी नहीं करूंगी। ऑलराइट, चलिए। ओके, ताइवान की राजधानी, बिल्कुल ताइवान की राजधानी ताइपे, ऐसे याद रखिए, ताइपे साई इंगवेन लाई चिंगते 1 जनवरी 1912 को उसका की स्थापना हुई थी, यानी स्थापना दिवस है इसका। न्यू ताइवान डॉलर की अगर हम बात करें तो करेंसी है, और अगर हम इनके जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो ये 15th रैंक पर लाई करता है, जो कि काफी अच्छी इनकी रैंकिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से किसे सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? Who among the following has been appointed as the joint secretary of the Ministry of Cooperation? ठीक है, Ministry of Cooperation. Now your options are नसीर कमल, रेखा शर्मा, इब्राहिम रईसी, अभय कुमार सिंह। ऑप्शंस आर नसीर कमल, रेखा शर्मा, इब्राहिम रईसी या अभय कुमार सिंह। ठीक है, देखिए हमने इसमें से कुछ ऑप्शन तो आपको जाने माने नाम लग रहे होंगे, चलिए नामों को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नासिर अगर कमल की बात करें तो ये डीजी है, है ना, डीजी है कहाँ के? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के। एक बार मैं लिख देती हूँ, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सोसाइटी, सिविल एविएशन सोसाइटी। अच्छा, सिविल एविएशन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो आप मुझे बताइए, हु इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन? सिविल एविएशन के कौन से मिनिस्टर हैं जो हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं? ठीक है, हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं सिविल एविएशन के मिनिस्टर, उनका नाम बताइए। ठीक रही बात, तब तक के हम आगे बात करते हैं, रेखा शर्मा जी की बात कर लेते हैं। रेखा शर्मा जी की अगर हम बात करें तो ये कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना, की अध्यक्ष है ये, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, महिला आयोग की कौन है? अध्यक्ष। ठीक है, नेशनल कमिश्नर ऑफ वुमेन, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की क्या है ये? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की अध्यक्ष है। अच्छा, आगे बात करते हैं किसकी? इब्राहिम रईसी की। इनका भी नाम जाना पहचाना लग रहा होगा आपको। इब्राहिम रईसी जो है वो हाल ही में प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं, यानी राष्ट्रपति बनाए गए। कहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए? तो ये ईरान के राष्ट्रपति बनाए गए। ठीक है, अभय कुमार सिंह की अगर हम बात करें तो अभय कुमार सिंह अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री में? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने एक नई मिनिस्ट्री बनाई है जिसको कहते हैं सहकारिता मंत्रालय। और सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के पद पर जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? अभय कुमार सिंह। इसके अलावा अगर हम नासिर कमल की बात करें तो डीजी है, कहाँ के? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सोसाइटी के। मैंने आपसे क्या पूछा कि सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है, और देखते हैं कि आप में से कितने बच्चों के आंसर आ चुके हैं। AKTU न्यू नहीं बनी है बच्चे, ये रीअपॉइंट कर दी गई है। रेखा शर्मा जी पहले भी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी, इनको रीअपॉइंट कर दिया गया, एक और बार इनकी नियुक्ति कर दी गई, रीअपॉइंट कर दिया गया है, तो ये नई नहीं बनी है। ठीक है, ओके, बिल्कुल। अभी तो हाँ, शिवा मिश्रा जी का आंसर आया सबसे पहले, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बिल्कुल, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये आपको अच्छी तरीके से, सिंधिया आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति का शुभारंभ किया गया है? अभी एक बच्चे ने इसका आंसर ऑलरेडी पता नहीं 2-3 कमेंट्स पहले ही दे दिया था, 2-3 क्वेश्चन पहले ही दे दिया था किसी डिस्कशन में, इसलिए मैंने उसका कमेंट जो है मैंने कहा अभी आपसे कि मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि आगे ही क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति
शक्ति का शुभारंभ किया? ऑपरेशन देवी शक्ति हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? के ऑप्शंस है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सीधे सीधे से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया है। अच्छा, इसका नाम ऑपरेशन देवी शक्ति क्यों रखा गया है? ये ऑपरेशन किसके बारे में है? आइए चलिए बात करते हैं। देखिए, हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है वो उसका नाम क्या? ऑपरेशन देवी शक्ति। आपको पता है कि आजकल तालिबान ने जो है अफगानिस्तान को रूल कर लिया है और जो वहां के जो सिस्टम था बेसिकली पूरी गवर्नमेंट गिरा दी और तालिबान जो है वो रूलिंग पावर में आ चुका है, वही जो है नेतृत्व कर रहा है, वही लीडर बना हुआ है ना, किसका? अफगानिस्तान का। तो एक तरीके से आप देखिए इतना डिस्टर्बेंस है अफगानिस्तान में जिसकी हद नहीं, चाहे वहां के अपने अफगानिस्तान के ही लोग हो या वहां या दूसरे कंट्री के लोग जो अफगानिस्तान में रहते हैं, ठीक है, उन सबके लिए बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही बुरी वाली सिचुएशन है। उनको दास बना लिया गया, उनके साथ उनका शोषण किया जा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। उनको भी नहीं पता कि कब कैसे कहां उनकी जान ले ली जाएगी, उनको शूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतनी ज्यादा भयावह स्थिति है कहां पे? अफगानिस्तान में, है ना। तो आप देख सकते हैं कि वो जो अफगानिस्तान की ये जो सिनेरियो है उससे लोगों को निकालने के लिए, चाहे वो भारतीय हो या और भी कंट्रीज के लोग हो, क्या हो रहा है कि भारत सरकार से बहुत सारी कंट्री के लोग जो वहां पे अफगानिस्तान में रहते थे उन्होंने भी गुहार लगाई है कि हमको भी सेफली बचा लिया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है, यानी जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने ये कमिटमेंट दिया है कि हम ना सिर्फ भारतीयों को वहां से निकालेंगे बल्कि जितने भी लोग हमको अप्रोच कर रहे हैं फॉर हेल्प, है ना, जितने भी लोग हमसे मदद की गुहार लगा रहे हैं, हम उन सारे ही लोगों का क्या करेंगे? हेल्प करेंगे वहां से निकलने के लिए। इसी के तहत एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन देवी शक्ति। अच्छा, बात अब ये आती है कि ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति ही क्यों रखा गया? तो आपको पता है कि जो हमारे माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी है, यानी मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, वो दुर्गा जी की बहुत ज्यादा पूजा करते हैं और उनको बहुत ज्यादा मानते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि नवरात्रों में भी वो फास्ट रखते हैं, 9 डेज का उनका पूरा फास्ट रहता है और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं नवरात्रि। और आप समझ सकते हैं कि वो देवी के बहुत बड़े भक्त हैं, है ना। इसी के रेफरेंस में आप जानते हैं कि देवी भी क्या करती है? राक्षसों से अपने भक्तों की सुरक्षा करती है। इसी रेफरेंस में इसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। इतनी बात क्लियर होगी। ऑपरेशन देवी शक्ति क्यों नाम रखा गया? क्योंकि आपको पता है कि जो माँ दुर्गा है वो राक्षसों का जैसे संहार करती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है, बिल्कुल इसी के रेफरेंस में इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन देवी शक्ति, है ना। जिसके तहत क्या किया जा रहा है? अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को और जितने भी देश जो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं उन देशों के लोगों को वहां से निकाला जा रहा है इस ऑपरेशन के तहत। चलिए आगे बात करते हैं। इस ऑपरेशन का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन देवी शक्ति रखा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि उन्होंने ये इसका नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा है। क्यों रखा है इसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो भारत सरकार इसका आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? भारत सरकार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभ पहुंचाना प्रारंभ कर दिया गया? बेसिकली क्या है किस योजना, देखिए क्या होता है, कभी कभी योजना जो है आ जाती है, बना दी जाती है, उसका जिक्र हो जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर उसको शुरू नहीं किया जा सकता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है या लागू कर दिया गया है, लेकिन ग्राउंड लेवल तक के वो योजना नहीं पहुंच पाती है या लागू नहीं हो पाती है, ठीक है। ऐसे ही अभी योजना है आपकी, कौन सी योजना है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जिसके तहत अब जाके लाभ पहुंचाना प्रारंभ कर दिया गया। इसका मतलब ये एक्टिव मोड में आ चुका है और ये अब ग्राउंड रियलिटी मतलब प्रैक्टिकली या आप देखें कि अब रियल सेंस में इसको क्या कर दिया गया? इम्प्लीमेंट कर दिया जा रहा है या लागू कर दिया जा रहा है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बेनिफिट्स अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हैव बीन स्टार्टेड? अब आपको बताना है कि कौन से स्टेट के अंदर ये जो है आपकी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड, इसकी योजना जो है वो लागू कर दी गई है और लोगों को लाभ पहुंचाना शुरू कर दिया जा रहा है, ठीक है, या कर दिया गया है। ओके, ये ऑप्शंस है उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल या मिजोरम। 4 आपके पास ऑप्शन है, आपको फटाफट से इसका आंसर देना है। जगदीश
जगदीश मुखी, ओके बिल्कुल, अरे वेरी गुड, मतलब सीएम भी लिखा जा रहा है, इसका मतलब कि क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल क्वेश्चन कंफर्म है ना। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज असम। बहुत सारे बच्चों ने सीएम और गवर्नर लिख दिए हैं, अब मैं भी लिख देती हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है उनको भी पता चल जाए। अगर हम सीएम की बात करें तो आपके हिमंता बिस्वा शर्मा है ना, हिमंता बिस्वा शर्मा ये जो है यहाँ के सीएम है, कहाँ के, असम के। अगर हम गवर्नर की बात करें तो जैसा कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है, जगदीश मुखी जी यहाँ के क्या है, गवर्नर है। मुखी जी यहाँ के क्या है, गवर्नर है। अगर हम स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी बच्चे, असम की, ठीक है। इसको स्टेटहुड यानी इसको राज्य का दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को। अच्छा अगर हम एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो असम जो है वो 16वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का। भारत का 16वां सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, असम, ठीक है। और हम क्या बात कर सकते हैं, आपको याद होगा बांस से रिलेटेड कोई आपका प्रोजेक्ट था या पार्क था, बांस औद्योगिक पार्क, बांस औद्योगिक पार्क, इसको कहां पे स्थापित किया गया था, कहां स्थापित हुआ था, ये असम में, ठीक है। जैसे ही आपसे बांस औद्योगिक पार्क की आपसे बात कर देते तो आपको पता है कि असम से ही बांस के पौधे ले गए थे, कहां पे, राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में इन पौधों का क्या किया गया था, इन सारे पौधों की सैपलिंग लगा दी गई थी। क्यों लगा दी गई थी, मरुस्थलीकरण को बचाने के लिए। कौन से प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत, बोल्ड परियोजना के तहत, ठीक है। लिंक करके पढ़ेंगे तभी चीजें याद रहेंगी। बांस औद्योगिक पार्क जो है वो असम में है। अरुणोदय योजना जो है आपकी कहाँ की है, असम की है। अच्छा नेशनल पार्क, कितने नेशनल पार्क हैं आपके असम में, जल्दी जल्दी से उनका नाम लिख दीजिए आप अगर आपको पता है तो, ठीक है। एक तो हो गया आपका काजीरंगा, आपको पता है एक सिंग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आपका आ जाता है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, फिर आ जाता है आपका मानस नेशनल पार्क, फिर आ जाता है आपका मनेरी नेशनल पार्क, ठीक है। और कौन सा आ जाता है बच्चे, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, ऑलराइट। और अभी हाल ही में 2 और नए नेशनल पार्क जुड़े हैं, कहां पे, असम में। उनके नाम आपके लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब उनके नाम आपको बताने हैं, जो 2 नए नेशनल पार्क्स को क्या किया गया है, अभी असम में खोला गया है या स्थापित किया गया है। काजीरंगा, रायमोना, मानस, बिल्कुल, ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग की गुड मॉर्निंग थोड़ी सी लेट हो गई है। धनवंतरी योजना, ठीक है। एक सींग वाला गेंडा, एग्जैक्टली कौन है बच्चा, शिवम मिश्रा, बिल्कुल। चलिए देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 कौन से नेशनल पार्क है जो अभी हाल ही में बनाए गए या स्थापित किए गए असम में, जो नए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है आपका दिहांग पटकेई नेशनल पार्क, ठीक है, पहला तो ये हो गया। और दूसरा जो नया है वो रायमोना नेशनल पार्क है, जिसमें एक बच्चे ने रायमोना नेशनल पार्क तो लिख दिया था, बट दिहांग पटकेई किसी का भी आंसर नहीं आया, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आपके इतने सारे नेशनल पार्क है, जिसमें से जो रिसेंट वाले हैं, जो रिसेंटली नेशनल पार्क बने हैं, वो आपका दिहांग पटकेई है और दूसरा आपका रायमोना नेशनल पार्क है। दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अभी हाल ही में स्टैब्लिश किए गए या स्थापित किए गए। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में बोरिया मजूमदार, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत तरीकों से बताया जा सकता है, इसलिए बहुत तरीकों से पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हाल ही में बोरिया मजूमदार और कुशाण सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। Which of the following book has been recently launched by Boria Mazumdar and Kushan Sarkar? Your options are Mission Domination and Unfinished Quest, ठीक है। मिशन डोमिनेशन, देखिए इंग्लिश में ही इसका नाम है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि बुक का नाम है, ठीक है। जैसे मेरा नाम एकता है तो वो हिंदी में भी एकता लिखा जाएगा, इंग्लिश में भी एकता ही लिखा जाएगा, बिल्कुल सेम वे में। यहाँ पे जो नाम है आपका मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, ये जो है आपका नाम है एक बुक का, ठीक है। बैटलफील्ड जो है ये भी नाम है, और द स्ट्रेंजर इन द मिरर ये भी नाम है, और उसके बाद आता है आपका एड्रेस बुक, अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड, ये भी आपकी बुक है। आपको बताना है इन चारों में से किस बुक को अभी हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है, बोरिया मजूमदार के द्वारा, ठीक है, बोरिया मजूमदार के द्वारा। तो देखिए चले हम बात कर
लेते हैं। अगर हम मिशन डोमिनेशन की बात करें, मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, और मैं एक बात यहाँ पे और बताना चाहूंगी कि ये जो चारों ही बुक्स हैं वो रिसेंटली यानी विद इन अ वीक रिलीज की गई है, यानी एक हफ्ते में रिलीज की गई जो बुक्स है ये चारों ही न्यूली आप कह सकते हैं न्यूली रिलीज बुक्स है। तो आप इनको इस क्वेश्चन को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, ठीक है। मिशन डोमिनेशन की बात करें तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी बोरिया मजूमदार और कुशांत सरकार ने इसको हाल ही में, जो ऑथर है इस बुक के जिसने इस बुक को लॉन्च किया वो कौन है? मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, ठीक रही बात। चलिए आगे अगर बात करें बैटलफील्ड की, बैटलफील्ड के जो लेखक हैं जिन्होंने ये लिखी है बैटलफील्ड, उनका भी नाम हम जिक्र कर लेते हैं, विश्राम बडेकर, ठीक है, विश्राम बडेकर, ओके ऑलराइट। अगर हम द स्ट्रेंजर इन द मिरर की बात करें तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी जो है इसके क्या हो जाते हैं? लेखक या ऑथर, ओम प्रकाश मेहरा, ठीक है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी जो है वो इसके लेखक हो जाते हैं, किसके? द स्ट्रेंजर इन द मिरर के। एड्रेस बुक पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड की अगर बात करें तो ऋतु मेनन, अभी हाल ही में इनकी बुक काफी न्यूज में थी, तो ऋतु मेनन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। एड्रेस बुक पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड, और क्योंकि कोविड से रिलेटेड ये बुक है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोविड जो है क्या है, अभी आपकी बिल्कुल कोविड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना के साथ जायल अल बहर नौसेना अभ्यास प्रारंभ किया? Recently the Indian Navy has started the Al Bahar naval exercise with which of the following countries navy? ठीक है, ये ऑप्शंस are श्रीलंका, कतर, then मालदीव, म्यांमार। श्रीलंका, कतर, मालदीव, म्यांमार। The correct answer is option number B, that is कतर। कतर की अगर हम बात करें, जो कतर कंट्री है ना, ये कैसी कंट्री है? पेनिनसुलर अरब कंट्री है ये। पेनिनसुलर अरब कंट्री का मतलब क्या है? प्रायद्वीपीय अरब कंट्री है ये, प्रायद्वीपीय अरब राष्ट्र है ये, ठीक है। अच्छा, प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है? पेनिनसुलर लैंड का मतलब, ये पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? जैसा कि हमारा भारत है ना, जब आप सदर्न इंडिया की बात करेंगे और सदर्न इंडिया को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि तीन साइड से हमारी जो कंट्री है, जो सदर्न इंडिया है, वो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, वाटर से सराउंडेड है। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं या प्रायद्वीपीय कहते हैं, ठीक है, पेनिनसुला कहते हैं, ओके। तो आपको ये बताना था कि इनमें से किस कंट्री के साथ जो है इंडियन नेवी एक्सरसाइज कर रही है, तो आपका जो सही आंसर हो जाता है वो है कतर। चलिए फटाफट से कतर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये प्रायद्वीपीय अरब कंट्री है, पेनिनसुलर अरब कंट्री है। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इज दोहा, ठीक है, दोहा। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो खलीफा, ठीक है, कौन से खलीफा? खालिद बिन खलीफा, ठीक है, खालिद बिन खलीफा। बिल्कुल खलीफा वाला सॉन्ग याद कर लीजिएगा और ये याद रखिएगा कि वो जो खलीफा है वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? आपकी कतर में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? आपके खालिद बिन खलीफा। और क्या हम डिस्कस कर सकते हैं बच्चे? और हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसका नेशनल डे कब मनाया जाता है, यानी कब इसको स्थापित किया गया था। जिस दिन स्थापना होती है उसी दिन हम नेशनल डे मनाते हैं, है ना। तो अगर हम कतर नेशनल डे की बात करें तो 18 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और कब इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था? 18 दिसंबर 1878 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। किसको? आपके कतर को, ठीक है, कतर को। अगर हम करेंसी की बात करें तो कतरी रियाल, ठीक है, कतरी रियाल जो है ये क्या है? करेंसी आपकी, कहाँ की? कतर। अच्छा, अगर हम एक्सरसाइजेस की बात करें तो फटाफट से हम एक्सरसाइजेस भी देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर देती हूँ, ओके। आपकी सबसे पहले हम एक्सरसाइज की अगर बात करें तो जल्दी से लिखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूँ और काफी बार हम इस बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं एक्सरसाइजेस का, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया और श्रीलंका जो है वो स्लिनिक्स एक्सरसाइज एक साथ करती है, ठीक है। उसके साथ कौन सी? मित्र शक्ति एक्सरसाइज भी एक साथ करती
रहती हैं, कौन? इंडिया, श्रीलंका। अगर हम इंडिया और इंडोनेशिया की बात करें, इंडिया और इंडोनेशिया की बात करें तो जैसा कि कॉर्पेट आपको पता होगा, कॉर्पेट और उसके साथ गरुड़ शक्ति भी आपको याद होगा, ठीक है, गरुड़ शक्ति याद रखिएगा। जब गरुड़ हो जाएगा तो वो अलग देश के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन गरुड़ शक्ति जो है वो इंडोनेशिया के साथ करते हैं। और गरुड़ सिर्फ गरुड़ ये सारी एक्सरसाइज किस, ये मिलिट्री एक्सरसाइज हम किस कंट्री के साथ करते हैं वो भी ऑप्शन आपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कतर की राजधानी दोहा, खालिद बिन खलीफा, राजभाषा, बिल्कुल। मोनिका द्विवेदी जी, गुड जॉब। एक्यूवेरिन, ओके। कतर के बुजुर्ग खलीफा, बिल्कुल, बुजुर्ग खलीफा नहीं है, बुर्ज खलीफा है, ठीक है, बुर्ज खलीफा। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो कॉर्बेट और गरुड़ शक्ति, ठीक है। इंडिया और मालदीव की बात करें, इंडिया और मालदीव की, तो जैसा कि आपको पता है इक्विवेलेंट, किसी बच्चे ने इक्विवेलेंट लिखा है इंडिया और इंडोनेशिया के लिए, वो गलत हो जाएगा। इक्विवेलेंट और इकाथा ये दोनों ही मिलिट्री एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? इंडिया और आपका मालदीव एक साथ करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे की तो इंडिया और यूएस से एक साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? सिर्फ दो ही एक्सरसाइज करते हैं दोनों साथ में। कौन कौन सी? एक तो आपका वज्र विहार और दूसरा आपका क्या है? युद्ध अभ्यास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन आपका आ जाता है इंडिया जापान के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं बच्चे? तो हम करते हैं जिमेक्स एक्सरसाइज, ठीक है। और धर्मा गार्जियन भी हम क्या करते हैं? जापान के साथ ही ये मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, और कौन सी आपकी पॉपुलर एक्सरसाइज बच चुकी है? म्यांमार के साथ बच चुकी है, चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। कहाँ देखें? इंडिया और म्यांमार, ठीक है। इंडिया और म्यांमार जो है वो बहुत सारी एक्सरसाइजेज एक साथ करती हैं, जैसे आपका हो गया इम्बेक्स एक्सरसाइज, ठीक है, इम्बेक्स आपको याद होगा, इमकोर आपको याद होगा, ठीक है। और आपको क्या बायलैटरल एक्सरसाइजेज भी चलती हैं इंडिया और म्यांमार के बीच में, और टेबल टॉप एक्सरसाइज भी आपकी अभी हाल ही में टेबल टॉप एक्सरसाइज की थी इंडिया और म्यांमार ने एक साथ। इतनी बातें क्लियर हैं आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बताइए, भारतीय सेना की कितनी महिला अधिकारियों की पदोन्नति कर्नल रैंक पर की गई है? हाउ मेनी women officers of the Indian Army have been promoted to the rank of colonel? Your options are 3, 7, 5, 9. Your options are 3, 7, 5 और 9. जल्दी से बता दीजिए। 3, 7, 5, 9. अच्छा, आराध्या जी कह रही है कि मैम आपका इंग्लिश में नाम एकता शाही और हिंदी में अर्थात एकता सही का अर्थ है एक साथ। हमने हिंदी वाले सर से भी पढ़ा है इसे। एकता जो वर्ड है ना वो हिंदी का ही वर्ड है। इंग्लिश में अगर आप बात करिए, इंग्लिश में एकता नहीं है, इंग्लिश में आपने सुना होगा यूनिटी, है ना, इंग्लिश में उसको यूनिटी शब्द से डिनोट किया जाता है। एकता शब्द हिंदी का ही है। एकता, अखंडता आपने बहुत नाम सुना होगा। और आपको अगर ऐसे लिखने को दो तो आप यही करते हैं, भारत में एकता और समूहों के बीच में एकता होनी चाहिए, फलाना धमकाना, है ना। तो वो जो है आपका वो एकता जो वर्ड है वो इंग्लिश का नहीं है, हिंदी का है। और शाही आप कह सकते हैं, शाही कोई ऐसा इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं है। सरनेम तो सरनेम होता है, गुप्ता सरनेम जो है वो आपका इंग्लिश में भी सेम है और हिंदी में भी सेम है। तो अगर आप सिर्फ नाम की बात करें तो नाम में यूनिटी वर्ड से आप डिनोट कर सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी में वो एकता, अखंडता, आपने नाम तो सुना ही होगा ना, एकता वर्ड हिंदी का ही है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, मेरे नाम में क्या रखा है। ओके, चलिए, भारतीय सेना की कितनी महिला अधिकारियों की पदोन्नति कर्नल रैंक पर हुई है? आपके ऑप्शन थे 3, 7, 5, 9, जिसमें से सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5, ठीक है। चलिए देखते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले कर्नल रैंक पर देखिए, सबसे पहले क्या होता था, जैसे अभी आपको पता है कि एनडीए जो है आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें पहले वुमेन्स की या लेडीज की एंट्री नहीं होती थी। ये एग्जाम जो है वो स्पेसिफिकली मेन कैटेगरी के लिए वही एलिजिबल थे, मेन कैटेगरी एलिजिबल थी, फीमेल्स जो है वो अभी तक एलिजिबल नहीं थी। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है जजमेंट आया और उसके हिसाब से क्या हो गया, जो वुमेन्स है, जो फीमेल्स है, उनको भी
भी चांस दिया जाएगा एनडीए में बैठने के लिए, ठीक है। उसी दिन जिस दिन एनडीए के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आपका कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, उसी दिन ये 5 जो आपकी लेडी ऑफिसर्स हैं इनको कर्नल पोस्ट पे क्या किया गया, इनको प्रमोशन दिया गया, ठीक है। प्रमोशन हो गई कर्नल रैंक पे। अच्छा, अगर हम इससे पहले के सिनेरियो की बात करें कि पहले क्या होता था, तो पहले कर्नल रैंक पर पदोन्नति तो होती थी, लेकिन वो केवल सेना चिकित्सा कोर और जज एडवोकेट जनरल और सेना शिक्षा कोर, इन्हीं कोर्स में, ये कोर्स जो है ना वो सेक्टर्स है बेसिकली। जिनको आर्मी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी उनको पता होगा कि हर एक कोर सेक्शन होता है, हर एक इंजीनियरिंग आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वेपन से रिलेटेड, वहां पे कोर होते हैं, सेक्शन होते हैं, जिसमें सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड लोग जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं या उन्हीं मेंबर होते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करें तो इससे पहले कर्नल रैंक पर पदोन्नति तो होती थी, लेकिन केवल 3-4 सेक्टर्स में होती थी वुमेन के केस में, ठीक है। लेडीज की जो पदोन्नति की जाती थी वो 3-4 ही सेक्टर में या कोर्स में होती थी। कौन कौन से कोर्स में होती थी? सेना चिकित्सा कोर्स में, जज एडवोकेट जनरल की कोर में और सेना शिक्षा कोर में। इनके अलावा जो है वो महिला अधिकारियों की जो रैंक है उनमें पदोन्नति ना के बराबर होती थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये जो 5 लेडी ऑफिसर जिनको अभी हाल ही में कर्नल के रैंक पर अपॉइंट किया गया या कर्नल के रैंक पे प्रमोशन दिया गया है, उनके बारे में अगर बात करें तो कर्नल टाइम स्केल रैंक के लिए चुनी गई 5 महिला अधिकारी जो है वो ये रही। सिग्नल कोर के लिए, ये सिंगल नहीं है, ये सिग्नल है, ठीक है। सिग्नल कोर, इसको सही कर लीजिएगा। सिग्नल कोर में लेफ्टिनेंट कर्नल संगीता सरदाना जी को चुना गया, ठीक है। इनको पदोन्नति दी गई है कर्नल की पोस्ट पर, ठीक है। ईएमई कोर की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल सोनिया आनंद जी को, लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत दुग्गल जी को क्या किया गया, पदोन्नति दी गई है अगेन कर्नल रैंक पर। और इंजीनियर्स कोर की अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल वीनू खन्ना जी और लेफ्टिनेंट कर्नल ऋचा सागर जी, क्योंकि ये 5 महिलाएं, 5 ही को क्या दिया गया है, पदोन्नति की गई है कर्नल रैंक पे, इसलिए 5 के नाम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है आपसे, नाम ना पूछ के ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से किसको कर्नल रैंक पर पदोन्नति नहीं मिली है। नहीं के रेफरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास 4 ऑप्शन आएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन नहीं है, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत इनके बारे में नाम पता होने चाहिए, आइडिया होना चाहिए, ताकि आप अंधेरे में तीर ना मारें, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि इससे पहले कुछ ही सेक्टर या कुछ ही कोर में क्या किया जाता था, महिला अधिकारियों की पदोन्नति की जाती थी। इनफैक्ट कुछ ऐसे कोर्स हैं जहां पे अभी भी महिलाओं की को सीट्स नहीं दी जाती है, ठीक है। आर्मी में भी कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसमें सिर्फ मेल कंटिजेंट के लिए वो कोर जो है स्पेसिफिकली काम करते हैं, उसमें फीमेल्स की एंट्री नहीं होती है। उसी में से ये सारे कोर थे जहाँ पे फीमेल्स को क्या किया जाता है, पदोन्नति दी जाती है। ये 3 मैंने आपको बता दिया जहाँ पे यूजुअली दे दी जाती थी, ठीक है। और अभी हाल ही में इन 5 महिला अधिकारियों को क्या किया गया है, पदोन्नति दी गई है। किस पद पर? कर्नल के पोस्ट पे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील विकसित किया गया? The world's first fossil free steel has been developed by which of the following countries? Your options are Germany, Sweden, France या इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं का तो ऑप्शन ही नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी होगा ही होगा, है ना। गुड मॉर्निंग आर्मी लवर जी, आप थोड़े से लेट हो गए। क्लास क्लोज कब होगी? क्लास कॉल अप कर दी जाएगी अभी 10 मिनट के अंदर, ठीक है। ओके बताओ मैं क्या रखा है। अच्छा भावनाओं को समझो, हाँ बहुत डायलॉग्स आ रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए, अगर हम इन देशों की बात करें, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नन ऑफ द अबव की बात करें, तो जो आपका ऑप्शन हो जाता है बी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दैट इज स्वीडन। स्वीडन में हाल ही में विश्व का पहला फॉसिल फ्री स्टील जो है वो डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। अगर स्वीडन की हम बात करें, चलिए पहले स्वीडन की भी बात कर ही लेते हैं जब बात आई है। तो स्वीडन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है कि किस महाद्वीप की कंट्री है, तो आई होप कि आपको पता ही होगा कि ये यूरोप कॉन्टिनेंट की क्या है, कंट्री है, ठीक है, यूरोप की कंट्री है। अच्छा अगर हम कैपिटल की बात करें तो स्टॉकहोम इसका कैपिटल है, ठीक है, स्टॉकहोम इसका कैपिटल है। अगर हम करेंसी की बात करें तो स्वीडिश क्रोना जो है इसकी क्या है, करेंसी है, ठीक है, करेंसी कौन सी है, स्वीडिश क्रोना। और अगर हम पीएम की बात करें तो हाल ही में आपको पता है कि स्वीडन के नए पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए थे, कौन, स्टीफन लोफेन, है ना, स्टीफन
एसिटामिनोफेन, आपको याद होगा मैंने आपको ये क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर ही किया हुआ है, तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर होंगी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में युक्त द्वारा नामक पोर्टल लॉन्च किया है? Which of the following union ministry has recently launched a portal named युक्त द्वार? देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा आपका क्या हो गया है, ये मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, ऑप्शन जो है वो चेंज हो गया है। देखते हैं एक बार, देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको यही बताना होगा, ये क्वेश्चन आप इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आपको ये जो युक्त द्वार है ना, ये युक्त द्वार कहाँ की योजना है, कहाँ पे लॉन्च हुई है ये योजना कहाँ पे लॉन्च हुई है, इसके बारे में बता दीजिए। और ये बताइए कि ये किस राज्य द्वारा या किस यूनियन मिनिस्टर द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर आपको आंसर पता है तो, वरना मैं आपको बता दूंगी। ऑप्शंस जो है वो चेंज हो गए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मुझे ये पूछना चाहिए था, निम्नलिखित में से किस राज्य में युक्त द्वार नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, सही आंसर है, वेरी वेल डन। ये आंसर बिल्कुल सही है। अगर हम राज्य की बात करें, हाँ आंसर भी आ गया, गजब हो गया, बिल्कुल यही तो बात है, यही तो बात है। भोपाल आपका सही आंसर है, ठीक है। अगर हम किसी राज्य की बात करें और राज्य में भी हम किसी सिटी की बात करें, तो अभी हाल ही में भोपाल में, आपको पता है भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, ये चारों ही आपकी कहाँ की सिटीज है, कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको पता है कि एमपी की डिस्ट्रिक्ट है। आप लोग बड़े महान एमपी के जो बहुत ज्यादा ज्ञान आपको है एमपी का, बहुत अपडेट रहते हैं आप एमपी से। तो जैसे कि मैंने जैसे क्वेश्चन बोला, आंसर लिखना शुरू कर दिया गया, ठीक है। देखिए भोपाल इज द राइट आंसर। मोनिका, गिरिराज और पूनम मिश्रा, पूजा जी, बिल्कुल आप सबका आंसर सही है। आर्मी भैया थम जाओ, मैम ने पढ़ लिया आपकी कमेंट, अरे ठीक है। देखिए तो अभी हाल ही में युक्त द्वार नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है, कहां पर, भोपाल में लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये युक्त द्वार किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपका है होमवर्क। अगर आप ये होमवर्क नहीं कर पाए तो मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया कि भोपाल में लॉन्च किया गया है, किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया, या है आपका होमवर्क, ठीक रही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में इनमें से किस जिले में बिस्टेक वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? इन विच ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल दी बिस्टेक वाटर स्पोर्ट कंपटीशन बी ऑर्गेनाइज? आपका ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद या ओरछा। भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद या आपका ओरछा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए। ठीक है, आपको बताना है बिम्स्टेक वाटर स्पोर्ट कंपटीशन कहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। भोपाल में भारत माता का मंदिर बनवाने की घोषणा की गई है, बिल्कुल सही है। सीमेंट फैक्ट्री सतना, अरे आंखें बंद करके आप लोग ऑप्शन बोल रहे हैं। गिरिराज राठौर जी मैंने कह रहे हैं कि मैम मैंने आज ज्वाइन की है क्लास। ओके कोई बात नहीं। चलिए अगर हम बिम्स्टेक की पहले बात कर लेते हैं, अगर हम पहले बिम्स्टेक की बात करते हैं फिर इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बिम्स्टेक की अगर बात करें तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, ये रहा आपका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। अगर आपसे मेंबर्स पूछे जाए कि बिम्स्टेक में कितने मेंबर्स, आपका आंसर हो जाएगा 7। कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं वो भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांग्लादेश, भारत, बर्मा यानी आपका म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, ये 7 मेंबर्स हैं जो कि मेंबर्स कंट्री है कहाँ की बिम्स्टेक की, ठीक है। अगर बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका में। अच्छा, बिम्स्टेक को बनाने का, स्थापित करने का या ये बिम्स्टेक लाने का क्या उद्देश्य है, क्यों बिम्स्टेक को बनाया गया, ये भी देख लेते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है ये बिम्स्टेक, यानी जितनी भी कंट्रीज बे ऑफ बंगाल से पास में पड़ती है या बे ऑफ बंगाल से लगी हुई कंट्रीज है, उनका ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, ग्रुप है, ठीक है। इन कंट्रीज का ग्रुप है। चलिए, इस संगठन का उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिकल ग्रोथ, सामाजिक प्रगति यानी सोशल अपलिफ्टमेंट या आप कह सकते हैं सोशल प्रोग्रेस, ठीक है, को बढ़ावा देना और साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने
के लिए इन सदस्यों को क्या किया गया है, इन सदस्यों का संगठन बनाया गया है। बेसिकली अगर आपका कोई आपके राष्ट्र के हितों में अगर मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ जिससे कि आपके राष्ट्र के हितों का क्या किया जा सके, संरक्षण किया जा सके, ठीक है, आपके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की जा सके, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज में तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए। यानी हम जो ग्रोथ लेकर आएंगे, जो वृद्धि होगी, जो विकास होगी, वो एक साथ होगी, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके होगी, एक दूसरे को सपोर्ट करके होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, केवल 4 सदस्य, पहले जो था बिम्स्टेक के केवल 4 सदस्य थे, ठीक है, इसे BISTEC कहा जाता था, EC कहा जाता था, ठीक है, इसका नाम बिम्स्टेक नहीं था, इसका पहले क्या नाम था, BIMSTEC, ठीक है। M नहीं था क्योंकि M यानी म्यांमार जो है बाद में जुड़ा है, इसलिए म्यांमार को छोड़ के 4 कंट्रीज थी पहले इसके सदस्य और बाद में ये बढ़कर कितनी हो गई, 7, ठीक है। श्रीलंका, थाईलैंड और आपकी बांग्लादेश, भारत, ये 4 पहली कंट्रीज थी जो इनिशियल स्टेजेस पे इनिशियली यानी सर्वप्रथम यही 4 कंट्री बिम्स्टेक EC का क्या थी, मेंबर्स थे। बाद में ये 7 कंट्री हो गई और इसका नाम क्या बढ़ गया, बिम्स्टेक। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन उपकरण को विकसित किया है? देखिए, उपकरण की बात की जा रही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन apparatus की बात की जा रही है। Which of the following countries have developed a polymerase chain reaction apparatus? ये ऑप्शंस है अमेरिका, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या आपका फ्रांस, ठीक है, आपका फ्रांस। बताइए। देखिए, ओके, राठौर चंद पढ़ लो, फुल स्क्रीन पर पढ़ो। अच्छा, तीनों की नगरी भोपाल जाने का बटुआ, बिल्कुल ओके। हाँ, विशाल सर के बच्चे हैं, MP के बारे में नींद में भी बोलते हैं, वाह, AK2T2, वेरी गुड। ओके, ध्रुव जी आपने भी आज ही ज्वाइन किया, ओके, गुड जॉब। देखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आपको PCR टेक्निक पता होगी, अगर नहीं पता है तो PCR के बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे, पूरा बायोलॉजिकल टॉपिक है PCR चेन रिएक्शन, DNA का पार्ट है ना, ये पूरा DNA से रिलेटेड टॉपिक है आपका। PCR चेन रिएक्शन के थ्रू DNA आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड और सारे स्ट्रैंड्स बनते हैं आपका, ठीक है। तो PCR को हम किसी दिन डिटेल में बात कर लेंगे, या आप जो आपके साइंस के सर है ना, उनसे आप PCR टेक्निक के बारे में पूछेगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में पूछेगा, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी PCR टेक्निक को कभी, ये बेसिकली DNA फॉर्मेशन में आपका बहुत बड़ा हेल्प करता है, और PCR रिएक्शन हमारी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमारी DNA को फॉर्म करने में, स्ट्रक्चर बनाने में ये काम करती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में कभी और बात करेंगे, पूरा बायोलॉजिकल टॉपिक है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको ये बताना है कि इसका अपरेटस किसने बनाया, यानी उपकरण किसने बनाया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर कोरिया, या आप कह सकते हैं उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, जैसा कि बताया आपको, नॉर्थ कोरिया कौन सी कंट्री है, ये ईस्टर्न एशियन कंट्री है, यानी ये पूर्वी एशियाई कंट्री है, कौन सी, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें बच्चे, तो कैपिटल है इसका प्योंगयांग, ठीक है। अगर हम इसके लीडर की बात करें, यानी कौन है इसके लीडर, तो आपको पता ही होगा, है ना, पता ही होगा, छोटे से मोटू से किम जोंग उन, ठीक है। अगर उन्होंने ये वीडियो देख ली तो दूसरे दिन, अच्छा है कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अनलेस किम जोंग उनको मोटू गोलू बोलने के जुर्म में मुझे ही भेज दिया जाता, कहाँ आपको पता ही है, ठीक है। अगर करेंसी की बात करें तो कोरियन पीपल्स वन करेंसी है, कहाँ की बच्चे, कहाँ की, उत्तर कोरिया की, ठीक है। मैं लिख दूं क्या, लिख देती हूँ, कोरियन पीपल्स वन करेंसी है आपकी, कहाँ की, कोरिया, ठीक है। ये आपका रहा। PCR चेन रिएक्शन जो है, इसके लिए अपरेटस किसने बनाया, नॉर्थ कोरिया ने, इसकी कैपिटल क्या है, प्योंगयांग, और अगर हम इसके लीडर की बात करें तो कौन है, किम जोंग उन, और अगर हम कैपिटल की बात करें, आप सॉरी करेंसी की बात करें तो आपका KPW, ठीक है। इतनी बात आपको याद रहेगी, आई होप याद रहेगी। थैंक यू। कुछ बच्चे हैं जो तारीफ कर रहे हैं, तो फिर मैं उनको थैंक यू बोल देती हूँ। चलिए, इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। जाइए, जो बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कब तक ये क्लास चलेगी, कितने और क्वेश्चन बचे हैं, बिल्कुल इतने ही क्वेश्चंस थे आपके आज के लिए। चलिए।
क्लास आपकी करंट अफेयर्स की कॉल ऑफ होने जा रही है। आप अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली